हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 13 अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, रिटेल इन्फ्लेशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च रहा है 6.95%। यहाँ पर आरबीआई को इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है 2 से 6% के बीच में, लेकिन यहाँ पर फॉर द सक्सेसिव थर्ड मंथ यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रहा है वो 6% से ज़्यादा रहा है। तो दिस मार्क्स द थर्ड सक्सेसिव मंथ व्हेन रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द सीपीआई कंबाइंड स्टेड अबव द अपर टॉलरेंस लिमिट ऑफ द मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 6% सेट बाय द आरबीआई। अब आरबीआई क्या करेगा? तो आरबीआई इससे पहले भी हिंट दे चुका है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करेगा, रेपो रेट बढ़ाया जाएगा और यहाँ पर आरबीआई जो है वो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग की तरफ मूव करेगा। तो राइजिंग इन्फ्लेशन प्रिंट ऑल्सो फोरशैडोज अ रेट टाइटनिंग प्रोसेस बाय द आरबीआई विद द रेट हाइक साइकिल प्रेडिक्टेड टू बिगिन एज अर्ली एज जून 2022। सेकेंड न्यूज़ है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के रिगार्डिंग। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में यहाँ पर सेंटर का टारगेट था 2021-22 के लिए कि 88,000 करोड़ के यहाँ पर एसेट्स जो है सेंटर मोनेटाइज करेगा। सेंटर ने उस टारगेट को अचीव कर लिया है और 96,000 करोड़ के एसेट्स को मोनेटाइज किया जा चुका है। तो सेंटर हैज़ रैप्ड अप ट्रांजेक्शन्स वर्थ एन एस्टिमेटेड ₹96,000 करोड़ इन 2021-22 अंडर द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन और यहाँ पर 88,000 करोड़ का टारगेट था। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन से सेक्टर में एसेट्स को मोनेटाइज किया गया है? तो कोल, उसके बाद रोड्स, हाईवेज, देन मिनरल माइनिंग एंड देन पावर। आपको थोड़ा ट्रेंड पता होना चाहिए। दैट्स इट। आगे चलते हैं। इंडिया यूएस सिग्नल डाइवर्जेंस ऑन रशिया कन्वर्जेंसेस फार मोर, not concealing the divergence in view on Russia and its war in Ukraine. The US and the India sent clear signals Tuesday of a willingness to understand each other's position. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि यूएस हमारा स्टैंड समझ रहा है कि हमारा स्टैंड अगर ये है रशिया को लेकर तो क्यों है। तो बेसिकली यूएस को ये बात समझ आ रही है कि यूएसए ने अभी तक इंडिया का साथ नहीं दिया था जब साथ हमारा रशिया ने दिया था। तो ब्लिंकन टू सेट देयर इज़ ऑफकोर्स अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड अ लॉन्ग रिलेशनशिप। इसके अलावा हम रशिया के ऊपर मिलिट्री वेपन्स को लेकर डिपेंडेंट है और अगर हम यहाँ पर रशिया को आइसोलेट कर देते हैं तो रशिया यहाँ पर चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंस हो जाएगी, चाइना के ऊपर, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो ब्लिंकन टू सेट देयर इज़ ऑफकोर्स अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड अ लॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया इंक्लूडिंग व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री इक्विपमेंट। और इस रिलेशनशिप को एक इन्वेजन अगर हो गया है रशिया या यूक्रेन में तो उसकी वजह से हमारा स्टैंड यहाँ पर रशिया को लेकर चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली ये बात अब यूएसए को समझ आ रही है एंड दैट्स इट। आगे हम चलते हैं। यूजीसी अलाउज स्टूडेंट्स टू परस्यू 2 फुल टाइम कोर्सेज एट सेम टाइम। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने अनाउंस किया जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर साइमल्टेनियसली 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम्स कर सकते हैं अक्रॉस डिसिप्लिन्स आइदर एट द लेवल ऑफ डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़। अब इसका रैशनल क्या है, ये डिसीजन क्यों लिया गया है? तो इसके पीछे का रैशनल यही है कि इसके वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर डाइवर्स स्किल्स को एक्वायर कर सकते हैं और इसकी वजह से इंटर डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क है वो जनरेट होगा। तो इट इज़ ऑल्सो एम्ड एट ट्रांसलेटिंग द एनईपीज विजन ऑफ ब्रेकिंग डाउन इंटर डिसिप्लिनरी सेपरेशंस। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो यहाँ पर हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। यूएस चाइना इरोडिंग सिक्योरिटी डुअल यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन इंडिया बॉर्डर। तो यहाँ पर यूएसए को ये कहना है इंडिया को कि आपके बॉर्डर के पास यहाँ पर जो चाइना है वो डुअल यूज़ विलेजेस बना रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि यूएसए ने हमें बताया, हमें पहले से नहीं पता था, हमें पहले से पता है कि चाइना यहाँ पर डुअल यूज़ विलेजेस बना रहा है। तो डुअल यूज़ विलेजेस का मतलब बेसिकली ये है कि अभी तो वहाँ पर सिविलियन पॉपुलेशन रहती है, लेकिन कभी कल को अगर स्मॉल स्केल वॉर होती है तो चाइना की जो आर्मी है उन विलेजेस को यूज़ करेगी मिलिट्री पर्पज़ के लिए। तो दैट इज़ डुअल यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। To underlining that China is attempting to challenge and undermine the sovereignty of its neighbors, बेजिंग इज इरोडिंग द सिक्योरिटी ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन। और यहाँ पर जो बेजिंग है वो डुअल यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है अलॉन्ग इंडियाज़ बॉर्डर एंड द यूएस विल कंटिन्यू। और इनका ये कहना है कि जो यूएस है वो हमारी सॉवरेनिटी के डिफेंस में खड़ा है। तो यूएस विल कंटिन्यू टू स्टैंड अलॉन्ग साइड इंडिया इन इट्स डिफेंस ऑफ सॉवरेन इंटरेस्ट। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर इंडिया और चाइना में स्मॉल स्केल वॉर हो जाती तो यूएसए हमें डिफेंड करने आएगा, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। तो आस्क्ड अबाउट मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ बिटवीन इंडिया एंड द यूएस इन द पास्ट कि इंडिया की यहाँ पर जो ओवर डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर मिलिट्री वेपन्स को लेकर, तो यूएस का यही कहना है कि यूएस हमारा सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने के लिए रेडी है। तो ऑस्टिन सेड ऑफ कोर्स आई कांट से मच अबाउट पॉलिसी डिसीजंस दैट वर मेड बिफोर माय टाइम। लेकिन अभी वो कोशिश करेंगे कि इंडिया और यहाँ पर यूएसए के बीच में और ज़्यादा कोलैबोरेशन हो। एक यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया जाएगा स्पेशल सिचुएशनल अवेयरनेस अरेंजमेंट। तो स्पेशल सिचुएशनल अवेयरनेस अरेंजमेंट में क्या होगा?
इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की जाएगी और कॉपरेशन किया जाएगा इन द स्पेस, एक दूसरे के सैटेलाइट्स के बारे में यहाँ पर डेटा कलेक्ट किया जाएगा। तो टू साइड साइंड अ बाईलेटरल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस अरेंजमेंट विच विल सपोर्ट ग्रेटर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एंड कोऑपरेशन इन स्पेस। तो चाइना की सैटेलाइट कैसे अलाइंड है, इंडिया का कैसे डेटा ले रही, तो वो सारा डेटा भी हमें पता चल जाएगा स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस अरेंजमेंट के बाद। इसके अलावा यहाँ पर यूएसए का यही कहना है जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वो जो भी नेशंस हैं अलोंग द इंडो पैसिफिक उनकी सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीजिंग इज इरोडिंग द सिक्योरिटी ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन फ्रॉम इट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग योर बॉर्डर टू इट्स अनलॉफुल क्लेम्स इन द साउथ चाइना सी। इसके अलावा इन्होंने हमें ये कहा है कि हम इंडिया में ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन करते हैं, तो वी ऑल्सो शेयर कमिटमेंट टू आर डेमोक्रेटिक वैल्यूज सच एज प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। और इनका ये कहना है जो इंडिया में अब्यूज़ किया जा रहा है ह्यूमन राइट्स का बाई सम गवर्नमेंट पुलिस एंड प्रिजन ऑफिशियल्स, तो ऐसा इनका कहना था, तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, द क्वालिटी ऑफ प्राइवेसी, ये हम डिस्कस करेंगे। तो फेसबुक जो कि अब रीब्रांड हो गया एज मेटा, तो फेसबुक का ये कहना है कि 2022 में उसको $10 बिलियन का लॉस होगा। और वो लॉस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एप्पल ने एक ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी सिस्टम लेकर आया है। एप्पल में एक फ़ीचर आ गया है ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी फ़ीचर। इसका मतलब ये है कि किसी और थर्ड पार्टी ऐप से अगर यहाँ पर डेटा शेयर किया जाएगा तो उससे पहले यूज़र की परमिशन ली जाएगी। तो मोर स्पेसिफिकली मेटा एट्रीब्यूटेड दिस लॉस टू अ न्यू ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी फीचर दैट रिक्वायर्स ऐप्स टू रिक्वेस्ट परमिशंस फ्रॉम यूज़र बिफोर ट्रैकिंग देम अक्रॉस अदर ऐप्स। तो जिसकी वजह से यहाँ पर मेटा को $10 बिलियन का लॉस होने वाला है। तो प्राइवेसी को अगर इंश्योर किया जा रहा है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फेसबुक है उसको नुकसान हो रहा है। तो थ्रू दिस चेंज एप्पल इफेक्टिवली शट द डोर ऑन परमिशन लेस इंटरनेट ट्रैकिंग। तो यहाँ पर इंटरनेट ट्रैकिंग परमिशन लेस नहीं हो सकती, यहाँ पर पहले यूज़र से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही उसका डेटा जो है वो यहाँ पर अदर ऐप्स के साथ शेयर किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर प्राइवेसी इनहेंसिंग टेक्नोलॉजीज, गूगल का एक प्राइवेसी सैंडबॉक्स है जो कि यहाँ पर प्राइवेसी प्रिजर्व करने की बात करता है। अब ऑथर ने बोला क्या ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता है कि जहाँ पर जो कंपनीज हैं एक दूसरे के साथ वो कॉम्पीट करें ज़्यादा प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात की गई है। तो यहाँ पर जैसे कि एप्पल और डक गो है, ये बात कर रहे हैं जो सर्च इंजन आपको ट्रैक नहीं करता है, आपके यहाँ पर प्राइवेसी को इंश्योर करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ऑथर ने सबसे पहला रीज़न ये बताया कि आज के समय में प्राइवेसी को इसीलिए इंश्योर नहीं किया जा रहा है क्योंकि मोनोपोलिस्टिक फ्रेमवर्क हो गया है। अगर आप देखो तो सर्च इंजन गूगल डोमिनेट करता है, सोशल मीडिया फेसबुक डोमिनेट करता है। तो ऐसे में जब मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट है तो प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो कोई कंपटीशन नहीं है तो यहाँ पर प्राइवेसी को इंश्योर नहीं किया जाएगा। तो व्हेन फेसबुक एंटर्ड, इसने अपने आप को ऐसा प्रेजेंट किया था कि ये प्राइवेसी सेंटर्ड ऑल्टरनेटिव टू माई स्पेस और ये यहाँ पर लोगों की प्राइवेसी को इंश्योर करेगा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि फेसबुक का मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर के चलते यहाँ पर फेसबुक ने प्राइवेसी को इंश्योर नहीं किया और यहाँ पर लोगों का डेटा उनकी बिना परमिशन से कलेक्ट करना शुरू कर दिया और उसको मोनेटाइज करने लग गया। तो इट हैज़ बीन शोन दैट वेबसाइट्स विच डू नॉट फेस स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन, तो वेबसाइट जिनका कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होता है वो बहुत ज़्यादा मोनोपोलिस्टिक हो जाते हैं और उसके बाद ये वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर लोगों की प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखते हैं। तो इट हैज़ बीन शोन दैट वेबसाइट्स विच डू नॉट फेस स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन आर सिग्निफिकेंटली मोर लाइकली टू आस्क फॉर मोर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देन अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर फ्री। तो बेसिकली ऑथर का यही कहना है कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा नए प्लेयर्स आएँ और अगर ज़्यादा से ज़्यादा नए प्लेयर्स आएंगे तो कंपटीशन होगा तो यहाँ पर प्राइवेसी को इंश्योर करने की कोशिश की जाएगी। तो रेगुलेटर्स अक्रॉस द ग्लोब आर रिकॉग्नाइजिंग प्राइवेसी एज अ सीरियस मेट्रिक ऑफ क्वालिटी। जैसे कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी 2021 में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था जब व्हाट्सएप में कुछ नए फीचर्स आए थे कि जो व्हाट्सएप का डेटा है वो यहाँ पर फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा और जो भी इन फीचर्स को एक्सेप्ट नहीं करता है तो बेसिकली उसको व्हाट्सएप को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन व्हाट्सएप ने फिर इस पॉलिसी से बैक ट्रैक कर लिया। तो वी कैन नो लॉन्गर अफोर्ड टू अंडरमाइन द रोल डेटा प्लेज इन मॉडर्न मार्केट्स, नाउ डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो यहाँ पर और ज़्यादा टफ रेगुलेशंस होने चाहिए। जैसे कि ईयू भी यहाँ पर टफ रेगुलेशंस लेकर आ रहा है, वैसे ही इंडिया भी यहाँ पर कुछ रेगुलेशंस लेकर आया था और इंडिया आने वाले समय में लॉज भी लेकर आएगा रिगार्डिंग द प्राइवेसी। तो ऑन द वन हैंड इफ प्राइवेसी बिकम्स अ कॉम्पिटिटिव कंस्ट्रेंट, तो अगर प्राइवेसी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव कंस्ट्रेंट हो जाती है और यहाँ पर जो नए वेबसाइट्स आते हैं, ऐप्स आते हैं, वो उनका इस बारे में कंपटीशन हो जाता है कि कौन सी यहाँ पर वेबसाइट ज़्यादा प्राइवेसी इंश्योर करेगी, तो दैट विल बी अ गुड थिंग। तो ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पर गूगल के बारे में बताया गया है, जो गूगल 65% ऑफ द ग्लोबल ब्राउज़र मार्केट को यहाँ पर कंट्रोल करता है।
वो थर्ड पार्टी ऐप्स को वैसे तो डिसेबल कर देता है कि आप यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐप्स डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो खुद यहाँ पर डेटा कलेक्ट करता है लोगों का। तो बाई डिसेबलिंग थर्ड पार्टीज फ्रॉम ट्रैकिंग बट कंटिन्यूइंग टू यूज़ दैट डेटा इन इट्स ओन एडटेक स्टैक, तो यहाँ पर गूगल क्या है, कॉम्पिटिशन को हार्म करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनको आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बेसिकली एक तरीके के बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे यूक्रेन एंड बियॉन्ड। अब फॉर दिल्ली इट वॉज अबाउट अनएक्सेप्टेबल प्रेशर ऑन इंडिया टू स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो यूएसए हमसे यही चाहता था कि हम रशिया से यहाँ पर ऑयल ना लें। अब इंडिया के लिए क्या था, तो इट वॉज अबाउट अफर्मिंग इंडियाज़ राइट टू परस्यू इट्स ओन इंटरेस्ट। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो स्ट्रैटेजिक होगी, हमें लेकर होगी। तो बेसिकली यूएसए हमसे ये चाहता है कि हम रशिया से जो ऑयल है वो कम से कम लें, लेकिन हमारा ये कहना है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद चूज़ करेंगे, हमें कोई और टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकता कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो नैरेटिव इन द यूएस एंड यूरोप इन कॉन्ट्रास्ट वाज अबाउट इंडिया डिफाइंग ग्लोबल नॉर्म्स। तो पहले यूएस और यूरोप को यही लग रहा था कि जो इंडिया है वो यहाँ पर ग्लोबल नॉर्म्स को डिफाई करने की कोशिश कर रहा है और हम यहाँ पर रशिया को कंडेम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब यूएसए हमारी पोजीशन समझ रहा है कि हमारी पोजीशन ये है, तो उसका रीज़न क्या है। तो 2+2 फॉर्मेट की टॉक्स चल रही बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर और यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अपने काउंटर पार्ट से बातचीत करते हैं। गिवन द लिमिटेड शेयर ऑफ रशियन ऑयल इन इंडियन इंपोर्ट्स, तो रशिया के जो ऑयल इंपोर्ट्स है वो इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स को बेसिकली सिर्फ 2% ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। मेनली जो यहाँ पर हमारा ऑयल आता है वो मिडिल ईस्ट से ही आता है। लेकिन यूएसए का ये कहना है कि इंडो पैसिफिक को लेकर और चाइना को कैसे काउंटर करना है, तो उसको लेकर यूएसए और इंडिया साथ खड़े हुए हैं। तो मोदी डिड नॉट नेम रशिया बट रेस्ड कंसर्न्स अबाउट द बूचा मसाकर। तो यहाँ पर हमने बूचा मसाकर को कंडेम किया और हमारा यही कहना है कि यूएन चार्टर को सारे कंट्रीज़ को मानना ज़रूरी है। फॉर द यूएस द क्राइसिस हैज़ प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड इंडियाज इनएबिलिटी टू टेक अ मोर फोर्थराइट अप्रोच टू द रशियन इन्वेजन, क्योंकि हम यहाँ पर रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द मिलिट्री सप्लाईज़। और इसके अलावा अगर हमने यहाँ पर रशिया को आइसोलेट कर दिया तो रशिया की डिपेंडेंस चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो स्पेशली दिल्लीज डिपेंडेंस ऑन मॉस्को फॉर वेपन्स एज वेल एज द इम्पेरेटिव टू प्रिवेंट रशिया फ्रॉम गेटिंग टू क्लोज टू चाइना। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जो रशिया है वो चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर रशिया को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया। बाकी आपको स्पेशल सिचुएशनल अवेयरनेस एग्रीमेंट के बारे में पता है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। वंस अपॉन अ कर्नाटका हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मिड डे मील एंड सप्लीमेंट्स, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन जो कर्नाटक है वो 13th स्टेट बन जाएगा, जो कि यहाँ पर एक्स प्रोवाइड करेगा, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा के बाद हमें ये पता चला कर्नाटका में लगभग 35% बच्चे जो हैं वो स्टंटेड हैं और 20% बच्चे ऐसे हैं जो कि वेस्टेड हैं। जो मिड डे मील स्कीम है उसका जो करंट वर्जन उसको रीनेम कर दिया गया। अब मिड डे मील स्कीम का नाम है पीएम पोषण शक्ति निर्माण या पीएम पोषण। मिड डे मील स्कीम 1995 में शुरू हुई थी, 1995 में, एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। फिर बाद में इसको एक्सपेंड कर दिया गया क्लास 8th तक। स्टार्टिंग में क्लास 5th तक आई थी, उसके बाद इसको एक्सपेंड कर दिया गया था क्लास 8th तक। जो स्कीम है वो क्लास 1 से लेकर 8 तक के स्टूडेंट्स को कवर करती है, एज ग्रुप 6 to 14। सारे ही गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड दोज रन बाय लोकल बॉडीज़। तो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड दोज रन बाय लोकल बॉडीज़ सच एज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस इन दिल्ली अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एनएफएसए। अब मिड डे मील स्कीम कोई स्कीम नहीं है, बेसिकली एनएफएसए के अंदर ये लीगल एंटाइटलमेंट है। तो इट इज़ नॉट जस्ट अ स्कीम बट अ लीगल एंटाइटलमेंट ऑफ ऑल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस थ्रू द एनएफएसए 2013। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया था, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, कि ये लीगल एंटाइटलमेंट है। मिड डे मील स्कीम एक लीगल एंटाइटलमेंट है। अब न्यूट्रिशनल कॉम्पोनेंट क्या होना चाहिए, तो जो प्राइमरी ग्रेड्स में बच्चे हैं उनके लिए न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है 450 कैलोरीज एंड 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स। और यहाँ पर अपर प्राइमरी चिल्ड्रन के लिए यहाँ पर जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वो है 700 कैलोरीज एंड 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा यहाँ पर एडिशनल न्यूट्रिशन दिया जा सकता है। तो द वेरिएशंस आर इन द केसेस ऑफ एडिशनल आइटम्स सच एज मिल्क, एग्स, चिक्की और फ्रूट्स दैट द स्टेट्स प्रोवाइड एज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर जो कॉस्ट है वो कैसे शेयर होती है, तो कॉस्ट यहाँ पर मेनली शेयर होती है 60-40 के बीच में। जो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश है, उसमें यहाँ पर कॉस्ट शेयर होती है 90-10 के बीच में। और जो यूटीज़ विदाउट लेजिस्लेचर है वहाँ पर सेंटर जो है 100% कॉस्ट को बेयर करता है। लेकिन
जो यहाँ पर फूड ग्रेन्स की एंटायर कॉस्ट होती है वो यहाँ पर सेंटर ही बेयर करता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी यहाँ पर सेंटर ही बेयर करता है, तो उसमें कोई शेयरिंग नहीं होती। तो हाउएवर द सेंटर बेयर्स द एंटायर कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स एंड देयर ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो हैंडल्स द एक्सपेंडिचर ऑन मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द स्कीम। ये यूजीसी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर जो 2 कोर्सेज है वो एट द सेम टाइम किया जा सकता है, साइमल्टेनियसली किया जा सकता है। तो मूव अलाउज द स्टूडेंट टू परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स, वन इन फुल टाइम फिजिकल मोड और दूसरा यहाँ पर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड। इसके अलावा प्रोग्राम को फिजिकल मोड इन यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया जा सकता है, दूसरा यहाँ पर ऑनलाइन मोड से ज्वाइन किया जा सकता है। थर्ड चॉइस ये है कि दोनों ही कोर्सेज यहाँ पर ऑनलाइन मोड से ज्वाइन किए जा सकते हैं। दैट्स इट, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन बस हमने ये पढ़ लिया कि इंटरडिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क इसकी वजह से इंश्योर होगा। आगे हम चलते हैं। केमिकल वेपन क्या होता है, तो यहाँ पर डेफिनेशन दी है, केमिकल वेपन इज एनी केमिकल विच थ्रू इट्स केमिकल की वजह से क्या हो सकता है, किसी की डेथ हो सकती है लार्ज एरिया में। इसके अलावा टेम्पररी इनकैपेसिटेशन हो सकता है, परमानेंट हार्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल की टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये सब हो सकता है। तो केमिकल वेपन, केमिकल वेपन्स का प्रोडक्शन, यूज़ और स्टॉक पाइलिंग बैन है अंडर द 1997 केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। तो केमिकल वेपन्स प्रोडक्शन, यूज एंड स्टॉक पाइलिंग इज बैंड अंडर द 1997 केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। श्रीलंका ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया है कि श्रीलंका अपने डेट पर डिफ़ॉल्ट करने वाला है। तो लंका अनाउंसेस डेट डिफ़ॉल्ट, सेज नीड मनी फॉर एसेंशियल्स। तो इंडिया ने यहाँ पर 1100 MT ऑफ राइस भेजा है श्रीलंका को, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आगे चलते हैं। जो यहाँ पर बॉन्ड यील्ड्स हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। तो इंडियाज़ बेंचमार्क 10-year गवर्नमेंट बॉन्ड ऑन ट्यूसडे रोज बाई अनदर 4 points टू अ न्यू हाई ऑफ 7.9%। अब इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, एक तो इन्फ्लेशन एक रीज़न है, दूसरा रीज़न ये है आरबीआई जो है वो लिक्विडिटी को सक आउट करने वाला है, क्योंकि आरबीआई ने इसके सिग्नल्स दे दिए हैं कि आरबीआई आने वाले टाइम में यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करेगा। तो इंडियाज़ बेंचमार्क 10-year गवर्नमेंट बॉन्ड ऑन ट्यूसडे रोज बाई अनदर 4 basis points टू हिट अ न्यू हाई ऑफ 7.9%। Hyperinflation and a risk of a policy rate hike are placing the global market on its toes, और जिसकी वजह से हमें यहाँ पर yield rise होते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर रुपये डेप्रिशिएट हो रहा है, तो रुपये फेल 23 पैसे टू क्लोज एट 76.14 अगेंस्ट द डॉलर। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।